A very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this joint podcast between Bharat Varta and Swarajya. I'm your host, Sharan Sethi. Today, we are joined by a very special guest who's speaking on the social structure of the Muslims in India today. The Muslim community have been a part of our civilization for centuries now, but yet there is a distinct difference between the upper classes of the Muslim society and the lower classes of the Muslim society, which is today derived a term called Pasmanda Muslims. And nobody better to actually discuss this with than Dr. Fayaz Ahmad Faizi. Fayaz Saab, namaskar. Thank you so much for joining us here. Namaskar. Thank you very much for giving me opportunity to share my views on this very current topic. It's a pleasure to have you here. It's very burning and current topic. हाँ जी, if it's okay with you, we'll do both in English and Hindi. तो मेरा हिंदी उतना strong नहीं है. मैं तो हिंदी वाला ही हूँ. हिंदी में तो मैं रात भर बात करूँ. मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको. तो ये थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट के साथ मैं बोलूंगा, तो आप जज मत करिएगा मुझे. नहीं, कोई नहीं. मैं साउथ इंडिया में रहा हूँ तो मैं समझता हूँ. अच्छा. मैं पूरी तेलुगु सीख लिया था लिखना पढ़ना. अच्छा. मैं बेंगलोर 2-3 बार गया तो मैं 2-3 दिन के दौरान मैंने थोड़ा सा वहाँ भी कन्नड़ सीखने का प्रयास किया था मैंने. अच्छा, कन्नड़ा है वो. बट थैंक यू सो मच. जैसे नन येल्लू आपका नाम क्या है, ऐसे कुछ है. हाँ जी. So this was lovely, listening to you say this, Faiz साहब. पहले तो इसका डिस्कशन कंफर्ट है. अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट है, इंग्लिश करिए. मैं आंसर हिंदी जैसे समझ. बढ़िया फिर. So first of all, I've read a lot of the articles that you have written about, and I usually watch you on television debates, and I think a lot of people in India, including the Muslim community, are waking up to a realization. First of all, do tell us about this. What took India so long to actually voice out the issues that the Muslim community faces today, especially about the class discrimination that you have been speaking about? Actually, I did not get you properly. Please repeat once again your question. मैं ये बोल रहा था कि इतने सालों से ये सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं इंडिया में, और इतने साल से कोई बात ही नहीं कर रहे इसके बारे में. तो व्हाट टुक इंडिया सो लॉन्ग टू एक्चुअली स्पीक अबाउट दिस? देखिए, ऐसा नहीं कि इस पे हम बात नहीं कर रहे. बाबा कबीर के जमाने से आज तक हम इस पे लगातार बात कर रहे हैं. दिक्कत क्या है कि चूंकि डाउन टोडन समाज है, जो इंडिजिनस मुस्लिम है, जिसको हम देशज पसमानदा कहते हैं, इंडिक पसमानदा, को बहुत ही डाउन टोडन है. कोई भी आवाज निकल के मेन स्ट्रीम पे नहीं आ पाती. उसकी वजह ये कि जो मुस्लिम समाज को लीड करता है, जो एलीट क्लास है, जो बाहर से आया हुआ है, जो रूलर रहा है, उसने उस बात को निकल के आने भी बाहर नहीं दिया. जो क्लास डिफरेंस है या सोशल जस्टिस, उर्दू मीडिया है एज वेल एज जो इंग्लिश मीडिया या कोई भी जो नेशनल लेवल की जो मीडिया है, हर जगह आपको अशराफ मिलते हैं. वो उस बात को समाज से बाहर भी नहीं आने देते हैं, मोहल्ले से बाहर भी नहीं आने देते, घर से भी बाहर नहीं आने देते, और नेशनल लेवल पे या तक तो आना बहुत दूर की बात है. लेकिन हम लगातार आवाज उठा. बाबा कबीर लेके आसिम बिहारी पे प्री पार्टीशन इंडिया में मुस्लिम लीग की ड्यूरेशन थ्योरी को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था, और उनका ऑर्गेनाइजेशन बर्मा से लेके श्रीलंका तक था. तो काम हुआ है. बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया, इससे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है. शबीर अंसारी ने महाराष्ट्र में काम किया है. महाराष्ट्र में जो है इकबाल पेंटर ने काम किया. 90 साल तो रहा है. लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो दिख नहीं पाता होता, उसकी विजिबिलिटी नहीं है, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते, चर्चा नहीं कर पाते. तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इस पे रिसर्च वर्क भी हुआ है. अगर आप कास्ट डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम या कास्टिज्म अमंग मुस्लिम अगर ट्वेल्व करें, तो आपको बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स और थीसिस पीएचडी में जाए. लेकिन मेन इसमें आमतौर से चर्चा बिल्कुल कम होती है, इसलिए लोगों को बिल्कुल नेसेंट और नया ही लग रहा है. ऐसा नहीं संघर्ष रहा है, लेकिन चूंकि हम विजित हैं, मतलब हम लोग हारे हुए लोग हैं बाहर से आए हुए मुसलमानों, तो हमारा विमर्श उस तरह से नहीं निकल के जा पाता. ये एक बात. जब से प्रधानमंत्री बात को कहा है, तब से ये थोड़ा मुख्य धारा के मीडिया जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करती है. अब इस पे लोग बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा संकेत है इस देश की, जहाँ कई धर्म और आस्थाओं के लोग, कई भाषाओं के लोग, कई डिफरेंट सभ्यता संस्कृति के लोग आपस में रहते हैं. वहाँ सोशल जस्टिस की बात जो मुस्लिम समाज में, जो अगर पसमानदा की बात करें, जो इंडिक मुसलमान इंडिजिनस, वो मैं समझता हूँ 14-15 करोड़ है, यानी 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है. वो बिल्कुल डाउन टोडन है, सबअल्टर्न है, वो वंचित है. उसको मुख्य धारा में लाने की बात करना है, जिसको आमतौर पर समझता हूँ
समाज में भी है और राष्ट्र। One of the first ways in which people can actually ensure social justice, in this case especially for the Pasmanda Muslims, is with political representation. मैं अभी किसी पक्ष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर do you think that within the Muslim community there is enough space for the Pasmanda Muslims at least to voice their concerns out? आपको लगता है कि वो एक political representation दिया गया है या दिया जाने वाला है? ये किसी पक्ष में हो सकता है, ना सिर्फ बीजेपी या एमआईएम में। जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है, पसमानदा आंदोलन जो उसका स्ट्राइक है, वो जो अंत्योदय का भी कार्यक्रम जो सरकार कर रही। देखिए, हम एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल हर तरह का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। मेन आप ये 4 कैटेगरी आप समझ, उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मुस्लिम नाम पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो रूरल क्लास जो है, अशराफ, उसको दिया जाता है। यानी 90% जो मुस्लिम की आबादी है, पॉपुलेशन, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो एक इम्बैलेंस बनता है समाज के अंदर। कुछ विशेष लोग ही अभी से वो चले आ रहे हैं और जो वंचित लोग हैं उनको वो जगह नहीं मिल पा रही है। तो एक बड़ी चीज है, और चूंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो दिखता है लोगों को, और ये जो मोदी जी पहल है, तो वो मैं समझता हूँ सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं, उसमें सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड पे जो है सोशली और जो है एजुकेशनली और ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उनको अपलिफ्ट कर, सिर्फ पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट से काम नहीं होना। और इसका पीछे कारण क्या है? मतलब एक हिस्टोरिकल रीजन तो होना चाहिए कि हाउ ऑल ऑफ दिस क्लास सिस्टम केम अबाउट। सो बट फॉर आवर यंगर व्यूअर्स हु मे नॉट बी अवेयर, एग्जैक्टली पासमानदा मुस्लिम्स का कैटेगराइजेशन क्या होता है, एंड हु आर द पीपल दैट फिट इनटू दैट कैटेगरी, एंड व्हाई आर दे एक्चुअली हैविंग सम डिफरेंसेस विद द अशरफ कम्युनिटी, स्पेशली बिकॉज़ दे आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड। आप हमें वो एक बार समझा देंगे? हाँ, देखिए, बाहर से जब मुस्लिम आए, जो अरब ईरान के मुस्लिम आए, स्पेशली यहाँ जो रूरल क्लास रहा है, अरब के लोग बहुत कम दिन रूल किया यहाँ पे, सिंध के इलाके में थोड़े। जो यहाँ जो रूलिंग क्लास रहा है मुसलमानों का, जो अशराफ खुद को कहता है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फॉरेनर एंड फॉरेन ओरिजिन अशराफ, अपने को अशराफ शरीफ शब्द का जो प्लूरल नंबर है, जिसका मतलब होता है अपर क्लास या जो है उच्च वर्ग जिसको आप कह लीजिए। तो वो सेंट्रल एशिया, ईरान एक बड़ा वो था, तो ईरान का जो मौजूदा जो स्वरूप है वो छोटा हो चुका। ईरान एक बड़ा प्रभुत्व वाला देश था, इसीलिए इंडिया की जो मेन सरकारी लैंग्वेज थी अशराफ के शासनकाल में वो पर्शियन हुआ करती। ये जब आया है इंडिया में, तो उनके आने से पहले से भी यहाँ कन्वर्टेड मुस्लिम थे और उनके आने के बाद भी कन्वर्जन हुआ। तो चूंकि वो रूरल क्लास था और उसने इंडियंस को एक नजर से देखा, चाहे वो हिंदूज रहे हो या फिर जैन रहे हो, बौद्ध या कोई भी हमारा इंडिजिनस रिलीजन को मानने वाले लोग रहे, या जो उनके को रिलीजियस रहे, यानी मुस्लिम भी जो कन्वर्ट हुए, उन सबको एक बराबर देखते थे। और वो उनका जो अपना कॉन्सेप्ट था कि वो माले गनीमत है, हमने जंग में इनको जीता है, तो वो मामला भी उसी हिसाब से करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई मुसलमान है इंडियन ओरिजिन का तो वो उसको अपने बराबर का समझते थे। तो ये क्लास डिफरेंस शुरू से रहा है। और आप देखेंगे कि जो भी मुस्लिम शासनकाल था, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है, अभी न्यूज़ 18 ने उसे पब्लिश भी किया था, और भी मैंने कई एक आर्टिकल में इसकी बात की है। एक नेकाबत डिपार्टमेंट हुआ करता था गवर्नमेंट में, सल्तनत काल में, जो अशराफ का शासनकाल था। तो नेकाबत काम का यही डिपार्टमेंट का यही काम था कि जो शासन प्रशासन में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, उनकी रेस को देखना, उनकी ओरिजिन को देखना कि वो किस जाति और किस नस्ल के हैं, किस रेस और किस कास्ट के। अगर वो लोअर कास्ट हैं या जो उनकी इस्लामिक जो फिक्र की टर्मिनोलॉजी थी, रजील, कमीन, अरजाल, अजलाफ, इस तरह की, उसमें से तो नहीं है। तो अल्तमश के जमाने में, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अल्तमश, 32 लोगों को गवर्नमेंट से बाहर कर दिया गया, इसलिए कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते। अब वो जो उनका सहधर्मी भी है उससे इनको कोई मतलब, यानी मुसलमान भी है तो इससे मतलब नहीं है, एक तरह से वो करते थे। इसमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। इंडियन है बस, ये काफी उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, भले नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला, इससे मतलब है। काफी सेकुलर थे इस मामले में वो लोग, अभी भी है काफी सेकुलर है इस मामले में। भाई लात मार के भगाओ, कौन भी रहने दो। आपको लगता है अभी थोड़ा सा बदलाव आया है रिसेंटली, बिकॉज आप जैसे लोग बहुत इसके बारे में बात कर रहे हैं?
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में और मैं 2-3 बात जी, कहता जी। हूँ। अकबर कोई बहुत सेकुलर बादशाह माना जाता है, बहुत सेकुलर किंग, बड़ी तारीफ नेशनलिस्ट भी लोग करते हैं। उसने भी जियो निकाला था कि जो है शहरों में जो एजुकेशन सिस्टम है इनको जो है रजील लोगों को पढ़ने न दिया जाए। क्यों ना पढ़ने दिया जाए? क्योंकि ये लोग फसाद बर्पा करते हैं, मतलब ये दंगाई होते हैं और ये जो है इस तरह के लड़ाई झगड़े की कार्य करते हैं, इसीलिए छोटे लोगों को, रजील, कमीन, नीच लोगों को पढ़ने न दिया जाए। दूसरा, अकबर के जमाने में जो पनिशमेंट होता था वो भी कास्ट और रेस्ट के अकॉर्डिंग होता था। अगर सेम कास्ट के लोग कोई प्रॉब्लम करते हैं तो उनकी सजा कुछ और थी। एक लोअर कास्ट का आदमी जब अपर क्लास कास्ट या क्लास से जब कुछ करता है तो उसकी सजा ज्यादा थी। यानी अगर आप जैसे आपने किसी के घर में चोरी कर, तो अगर आप लोअर कास्ट हैं, किसी अपर कास्ट के घर में चोरी करते हैं तो आपको जैसे 10 रुपए जुर्माना, लेकिन अगर इक्वल कास्ट का करता है तो वो 5 रुपया ही वो उसकी सजा होगी। जहाँ सजा जो है कास्ट बेस्ड हो या रेस बेस्ड हो, तो ये पूरा इल्जाम लगा देना कि हिंदुओं से कास्टिज्म आया है और हिंदुओं के साथ रहने से हमने सीखे, सब झूठी बातें हैं। आखिर में जो मुगल बादशाह था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसने भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की जब 500 लोग, तो उसमें निर्देश दिया था कि आप इसमें सिर्फ शेख सैयद मुगल पठान को ही रखें क्योंकि ये बहादुर कौम है, और इसमें रजील, कमीन, अरजाल, अजलाफ को न रखें, यानी भारतीय मूल के मुसलमान जिसको हम देशज पसमानदा कहते हैं उनको न रखें क्योंकि ये कायर होते हैं और इस तरह की तमाम बातें लड़ नहीं पाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन पूरा जो रहा, हमारी थोड़ी बहुत जो भी पसमानदा की स्थिति अच्छी हुई है, देश के जो आजाद होने के बाद जब इंडिया आजाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन आया और डेमोक्रेसी आई, सेकुलरिज्म आया, तब उससे कुछ हमारे हालात थोड़े से अच्छे हुए। वरना मुस्लिम शासन काल में ये बड़ी हैरत की बात है कि 90% मुसलमानों को मुस्लिम शासन काल में ही सबसे ज्यादा ऑपरेस्ट। Right. और ये were you referring to Bahadur Shah Zafar when you were mentioning about the last Mughal emperor? The last Right. और do you think that there is a realization among the common Muslims or the Muslim community कि ऐसा हमारे साथ एक विभाग के साथ एक historical injustice हुआ था? Because usually when we discuss the problems of the Muslim community, एक पूरा cluster बना के discuss करते हैं. We don't go into the subcategories of it and see that एक special community है जिनके स्पेशल प्रॉब्लम्स है और उसको वी हैव टू मिटिगेट दोस प्रॉब्लम्स। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए। अशराफ का जब शासन काल का डाउनफॉल हो रहा था, वहां से उन लोगों ने मुस्लिम डिस्कोर्स, टू नेशन थ्योरी, इस तरह की अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म का एक सिस्टम बनाया। और पार्टीशन के बाद भी मुस्लिम और हिंदू मतलब मजहब के नाम पे उन्होंने एक देश ले भी लिया कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। उसके बाद भी यहाँ जो रह गए जो और यहाँ के मुस्लिम समाज को भी अशराफ लीड करता है, तो उसने उस चीज को कंटिन्यू रखा। यानी आप जो मुस्लिम विमर्श, जैसे अभी आजकल शोर हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मुसलमान नहीं है, ये मुस्लिम का जो रोना है, जो मुस्लिम विमर्श का ये जो है, ये मैं हमेशा कहता हूँ टू नेशन थ्योरी का ही बदला हुआ रूप है। यानी नाम बदल गया उसका, लेकिन वो अलगाववाद, सेपरेटिज्म नहीं बदला। इसीलिए चूंकि मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग लीड करता है, तो जो क्लास डिफरेंस है या जो सोशल जस्टिस की बात है वो उसको कभी नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि फिर उसको और लोगों को भी जगह देनी पड़ेगी, भारतीय मूल के मुसलमानों को भी जगह देनी पड़ेगी, और वो बिल्कुल नहीं चाहता। एक बार वो हिंदुओं से उसको लगता है कि पावर शेयरिंग हो गई, पाकिस्तान ले ले, फिर इंडिया में रह के भी वो खूब अच्छे से पावर शेयरिंग में है, इवन बीजेपी गवर्नमेंट में भी वो मिनिस्टर वगैरह बनता है। लेकिन इस बार थोड़ी सी पसमानदा आंदोलन के उभार की वजह से थोड़ी सी स्थिति भिन्न हो रही है, और अब यहाँ से इन लोगों का जो है बोरिया बिस्तर लपेटा जा रहा है। इस वजह से, और जो इंडिजिनस पसमानदा उसके अंदर हमेशा इस बात को लेकर अवेयरनेस रही कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन वो कमजोर है, उसकी पोजीशन वो इंस्लेव्ड है, तो उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो मुखर होकर बात कर सकते, क्योंकि रोजी रोटी की बातें लोग मार देते हैं, या उस सिस्टम है सोशल कि वो बिना उसके जी नहीं पाता है। और जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी दुकान है अशराफ की, उसके सामने सिलाई मशीन रखे, वो कपड़ा सिल रहा है, तो उसकी हिम्मत भी नहीं है कि हम इस इश्यू पे बात करें, क्योंकि कल से भाईजान कह देंगे तुम यहाँ से सिलाई मशीन ना लगाना। तो ये हमेशा पेट पे लात मारते हैं। तो ये एक सिस्टम रहा है उनको कंट्रोल करने का। इंस्लेव जब किसी को करते हैं तो तमाम तरह के उसमें सिस्टम होते हैं एजुकेशन में और इस तरह से, ताकि हमारा स्लेव निकल के बाहर ना आए। इस वक्त जो थोड़ा सा अशराफ बाहर हो रहा है, तो मुस्लिम नाम पे जो रोना शुरू हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जो है उनको जगह मिल जाए। पूरा पसमानदा इशू जब नेशनल लेवल पे चल रहा है मोदी जी के एड्रेस करने के बाद से, तो इनको इसीलिए दिक्कत हो रही है कि अगर पसमानदा को जब भागीदारी मिलने लगेगी तो
हमारा क्या होगा। ये उनको ये नहीं दिक्कत है कि उनको भागीदारी नहीं, उनको दिक्कत है कि इनका जो गुलाम था वो निकल के आजाद हो जाएगा, उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो वो जब फ्री हो जाएगा तो एक फ्री माइंड की तरह, फ्री लोगों की तरह सोचेगा समझेगा, तो फिर धोखे में नहीं आएगा, हमारी बात नहीं सुनेगा, और फिर हमारा क्या हो, हम कैसे बैलेंस बना। तो उनको ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये गुलाम हमारा आजाद हो जाएगा तो फिर हम किससे गुलामी कराएंगे, खेती किससे कराएंगे, नारा किससे लगवाएंगे, सर तन से जुदा किससे करवाएंगे, स्टोन किससे फेंकवाएंगे, दंगे में किसको भड़का के ले जाएंगे। तो ये पूरा उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में जो सांप्रदायिकता है, जब भी सांप्रदायिकता की बात की जाती है तो उसको हिंदू सांप्रदायिकता से जोड़ दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए, तो जब मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस जब आएगा तो मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म होगी, और जब मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म होगी तो हिंदू सांप्रदायिकता ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हिंदू बाय नेचर सांप्रदायिक नहीं होता, वो कम्युनल होता ही नहीं बाय नेचर। फैज साहब, जब आप गुलामी की बात करते हैं, is it actually limited to only these people, the Pasmanda community being used for the benefit of the Ashrafs, or does it also have to do with vote bank politics? क्योंकि आज जो मुस्लिम वोट है वो काफी कंसोलिडेटेड है, बट स्पेशली बिकॉज ऑफ से मूव्स लाइक ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करना, डू यू थिंक देयर इज अ डिसरप्शन? देखिए, हमने कहा ना कि ये एक भीड़ बना के रखा गया है, वोट के समय भी इसका इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के समय में। जो इस्लामिक संगठन है, जो इस्लाम के नाम पे चलते हैं, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, वो भी भीड़ दिखाती है, और उनका जो पूरा मूवमेंट है कि हम इस्लाम फैला रहे हैं, या वो जो है एक्चुअली में करते क्या है, वो अरबीकरण और ईरानीकरण हमारा करते, शेरवानी पहनना और फिर बढ़िया उर्दू बोलना, और जो इंडिजिनस कल्चर है उसको खराब कहना, जिस कल्चर को अंदर जीता है तो वो अरबीकरण है। तो वो सब भी भीड़ लगाते हैं। अगर कोई किसी भी मूवमेंट है, किसी भी संगठन के पीछे बहुत ज्यादा लोग हैं तो डेमोक्रेसी में उसका इम्पोर्टेंस बन जाता है, और गवर्नमेंट फिर तुष्टिकरण करने लगती है कि फलाने भाईजान के पीछे इतने लोग हैं, फलाने संगठन के पीछे इतने लोग हैं, तो फिर वो उनकी बात सुनी जाने लगती है। इस तरह से अशराफ अपना तुष्टिकरण करवाता रहा है अब तक। तो ये उसमें वोट की पॉलिटिक्स भी है, भीड़ की भी है, और मुस्लिम कह के देखिए, इसीलिए हम मुस्लिम विमर्श के विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विमर्श के विरोधी, क्योंकि उससे हमारी बात दब जाती है। और जब मुस्लिम एकता की बात होती है तो अशराफ क्लास जो है वो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाता है, और जब इसलिए हम मुस्लिम एकता की नहीं, हम पसमानता की बात। फैज साहब, since you also mentioned two nation theory, क्या we were a civilization before, चाहे वो pre-independent parts of India, so like now पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ पे एक मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, आज भी वो भारतीय कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो the entire issue that the Pasmanda Muslims are facing in India, the class discrimination that is going on today, do you think that is limited to India, या ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी होता है आज? Because we generally know about सब जगह। देखिए, आसिम बिहारी की जो मूवमेंट था वो तो पार्टीशन से पहले था, और वो लाहौर में भी उसके मीटिंग्स हुआ करती थी, बर्मा तक में हुआ करती थी, बांग्लादेश। तो ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, सब में ये जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है बिटवीन द मुस्लिम सोसाइटी आपको हर जगह दिखाई दे। आप सिंध में चले जाएं, पाकिस्तान के पंजाब में चले जाएं तो वहाँ पंजाबी लैंग्वेज और उर्दू का आपको टक्कर दिखाई देगा। बांग्लादेश उसी पे बंटवारा ही हो गया पाकिस्तान का। एक जिसमें ज्यादा एट्रोसिटी हुई थी उस डेट को मैं समझता हूँ कि 21 अगस्त या ऐसी से कोई डेट है जिसपे भाषा मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है यूएन ने उस दिन पे, क्योंकि वो उनको एट्रोसिटी की जा रही थी उनके लैंग्वेज और कल्चर के ग्राउंड पे। ये जो टसल है, ये जो संघर्ष है क्लैश बिटवीन सोसाइटी, जो सिविलाइजेशन है, ये मुस्लिम समाज के अंदर है। जो इंडिजिनस मुसलमान है वो साड़ी पहनता है, सिंदूर लगाता है, धोती पहनता है, कन्नड़ बोलता है, तमिल बोलता है, बंगाली बोलता है। मैं एक मजे की बात बताऊं, मैं डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विजयवाड़ा से मैंने एमडी किया। मैं एक बार प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट गया, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं वो आंध्रा में। तो वहाँ हमने लड़के से पूछा कि भाई आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वो दक्कनी जो उर्दू हिंदी आप कह लीजिए जो बोलते हैं, क्या तो भी है इस तरह की जो भाषा। तो हमने वो अपने साथी से पूछता है कि क्यों, तेलुगु में अपने दोस्त से पूछता है क्यों हम लोग की मदर लैंग्वेज तो उर्दू है ना। तो वो कहता है हाँ उर्दू है। तब वो मुझे जवाब देता है कि हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है। इसको वो कंफर्म तेलुगु में पूछ के करता है। इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह का
पोजीशन है उसके ऊपर उर्दू को मदर लैंग्वेज कहने का। तो ये एक टसल है, ये कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है और बाबा कबीर से लेके आज तक हम इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। तो ये आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिलेगा, आपको इवन अफगानिस्तान में भी आपको ये चीज मिलेगी। जब हम अंदर घुसेंगे तब आपको दिखाई देता है, क्योंकि देखिए कल्चर एक ऐसी चीज है जो आपके फेथ के ऊपर भी हावी होती है। जैसे आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम एक अरब देश में पैदा हुए धर्म को मान, लेकिन जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो अपने लोकल ड्रेस पहन के जाते हैं। हमारे दादाजी धोती पहन के नमाज पढ़ने जाते हैं, अब तो सारे लोग पैंट शर्ट पहनने लगे। उसका शादी आज भी जो होती है तो आप देखिए, ठीक है, निकाह का खुतबा जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन और जो कस्टम्स है वो इंडिजिनस कस्टम है, वो उसके धर्म के ऊपर कल्चर हमेशा प्रभावी होता है, क्योंकि आदमी अपनी माँ से बात करने का जो कल्चर है वो उसका इंडिजिनस होता है। वो अरब या इंग्लैंड की तरह फादर मदर की तरह हम लोग बात नहीं करते। हमारे पिताजी माताजी आते हैं तो हम हाय हेलो नहीं करते। हमारा एक जो कल्चर है, उस कल्चर वो जो हम कल्चर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो डिफरेंट होता ही है। और उस कल्चर पे जब आक्षेप होता है, उस पर कहीं बाहर से उसको दबाव होता है, तो फिर रेजिस्टेंस भी उसका डेवलप होता है, रेजिस्ट भी होता है, कम है। इसीलिए जो अशराफ ने जो इस्लामिक तहरीकें यहाँ चलाई, उनका सारा ध्यान इस पे था कि इनको कल्चरली इनको अरबी ईरानी बना दिया जाए, इंडिजिनियस कल्चर इंक्लूड कर दिया जाए। इसलिए फतवे आते हैं कि शादी में हल्दी लगाना ठीक नहीं है, साड़ी पहनना ठीक नहीं है, और भी जो हमारी इंडिजिनस चीजें हैं, मंगलसूत्र पहनना ठीक नहीं है, करवा चौथ के दिन नई साड़ी पहनना ठीक नहीं है। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं जो सांस्कृतिक डिस्क्रिमिनेशन या कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है। तो ये एक चीज है और पूरे सब कॉन्टिनेंट में। पर क्या आपको लगता है कि वो एक रिलेटेबिलिटी होती है मुस्लिम कम्युनिटी में? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने बताया मेनी जनरेशंस ऑफ दीज मुस्लिम्स हैव बीन बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, तो वो कल्चरल recurrence have been inspired by the larger Hindu community and other communities that are in India. But is there, if there is such an imposition, do you actually think that the Muslims are going to accept such an imposition of the Arabization of the Muslim community? नहीं, ये इस बात को लेके कॉन्शियस तो है, लोग इसको अवेयर हैं, लेकिन एक अच्छा है ना कि इस्लाम के नाम पे किसी चीज को, अरबीकरण को या ईरानीकरण को इस्लाम के नाम पे करना। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, आप कहेंगे कि ये इस्लाम के अकॉर्डिंग ये चीज है, हमें करना है, तो मुझे बात समझ में आती है, भाई जब मुसलमान हूँ तो मैं करूंगा। ये इस्लाम के अकॉर्डिंग ये चीज गलत है, ये हमें छोड़ देना है, तो हम उसको छोड़ने का प्रयास करते। लेकिन जब अवेयरनेस आएगी, और जब इसलिए देखिए एजुकेशन सिस्टम जो अशराफ ने डेवलप किया इस कंट्री में अंग्रेजों के आने के बाद, मदरसा सिस्टम शुरू हुआ। पहले ये मदरसे में पढ़ने नहीं देते थे पसमानदा, अब जब पढ़ाना शुरू हुआ तो कुरान इन लोगों ने पढ़ाया, तो सिर्फ पढ़ना सिखाया। वो क्या, मैं डॉक्टर हूँ और कुरान पढ़ के समझ नहीं पाता हूँ कि इसमें लिखा क्या, क्योंकि हमें बचपन में कुरान को सिर्फ पढ़ना सिखाया गया। ऐसा एजुकेशन सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने 150 साल में आपको इंग्लिश पढ़ा के चले गए कि आज एक भारत का आदमी दूसरे कोने के भारत के आदमी से बात करना होता है तो वो इंग्लिश में बात करता है। हमारा 12 में पढ़ने वाला बच्चा भी इंग्लिश में बात न कर पाए, 4 लाइन इंग्लिश की पढ़ के समझ जाता है कि ये फिल्म की बात लिखी गई है, कि पॉलिटिक्स की बात लिखी गई, कि स्पोर्ट्स की बात लिखी, इतना तो वो समझ जाता है। लेकिन इन्होंने 6 साल में न पढ़ाया, फिर उसके बाद मदरसे खोले। मुझे जैसे डॉक्टर भी समझ नहीं पाता, तो उनका मकसद यही था कि सिर्फ ये पढ़ जाए रट्टू तोते की तरह, ताकि दूर से मुसलमान दिखाई दे, और अगर वो और उसको एजुकेट नहीं किया, तोते की तरह पढ़ा दिया, ठीक है, उसका ये नुकसान होता है कि हम जान ही नहीं पाते कुरान में क्या लिखा है। वो इसलिए कि जब हम अनएजुकेटेड होंगे तो हम उनसे क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। जब हमसे कहेंगे देखो इस्लाम में ये चीज है, ये चीज नहीं है, फिर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अगर हम कुरान पढ़ लेंगे, अरबी भाषा जान जाएंगे, हदीस पढ़ लेंगे, तो फिर हम सवाल करेंगे। अगर वो आपके कोई एंटी इस्लामिक चीज इस्लाम के नाम पे करने को कहेंगे तो हम मना कर देंगे। जो हमारा कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, इसके लिए इस्लाम जो है, इस्लाम बिल्कुल अलाउ करता है कि आप अपने लोकल कस्टम और कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे। अशराफ ये हमें जानने ही नहीं देता है। इसलिए अवेयरनेस में आप कहते हैं एजुकेट होना भी आवश्यक है। अब हम पढ़ने लिखने लगे हैं, ट्रांसलेट, इसीलिए आप देखें जो आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो प्रथम पसमानदा आंदोलन था इंटरनेशनल लेवल का, उसमें एक मौलाना थे इमामुद्दीन रामनगर बनारस में है, जहाँ के राजा हुआ करते थे, आज भी राजघराना है। तो उन्होंने हिंदी में कुरान को ट्रांसलेट किया। हिंदी में इसलिए कि उस नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी ज्यादा समझते, ट्रांसलेट किया ताकि हम उसको पढ़ सके। और अशराफ का जो डिस्क्रिमिनेशन है, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन
रिजर्वेशन या इस्लाम के नाम पे जो हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उसको समझ सके, उसको काउंटर करते हैं। और ये आरक्षण की बात जब आती है, टू व्हाट एक्सटेंट यू एक्चुअली थिंक द रिजर्वेशंस हैव हेल्प्ड द पासमानदा कम्युनिटी एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर साहब? देखिए, मैंने आज ही फेसबुक पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला है, लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि पसमानदा आंदोलन जो है वो रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी कोई बात, ऑलरेडी हमको आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में हमको आरक्षण मिल रहा है। ये इंडिपेंडेंस से पहले 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग 1936 में जो लिस्ट आई थी शेड्यूल कास्ट की, उसमें मैक्सिमम पसमानदा की जातियां थी उसमें, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाया, और उसके लिए भी अशराफ वर्ग जो मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना आजाद ने उसके अगेंस्ट वोट किया था। बड़ी आपको हैरत होगी, और सरदार पटेल और सी राजगोपालाचारी ने फेवर में किया था कि जो मुसलमानों में जो इस तरह की जातियां उनको मिलना है। ये बात हमें बताया नहीं जाता। मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था मौलाना आजाद का अशराफ चरित करके, और राष्ट्रीय सहारा में छपा भी था, तो उसको रोक दिया गया। तो अभी वो ओबीसी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो हम आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारी आरक्षण के मामले में हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इसकी एनालिसिस होनी चाहिए कि आरक्षण जिस चीज के लिए है कि डाउन टोडन लोगों को, जो कास्ट और क्रीड या इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक टूल के तौर पे आरक्षण को लागू किया गया था। तो अब इसकी एनालिसिस होनी चाहिए कि क्या हम उस गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं रिजर्वेशन की वजह से। तो देखिए, पसमानदा को रिजर्वेशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है। हमारी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी की हैं, ओबीसी में लिस्टेड नहीं। हमारी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो शेड्यूल ट्राइब में आ सकती हैं, लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड नहीं है, इस वजह से उनको शेड्यूल ट्राइब का फायदा नहीं मिल पाता है। शेड्यूल कास्ट का तो वो प्रोविजन है आर्टिकल 341 के पैरा 3 के अकॉर्डिंग कि अगर वो जो है मुस्लिम है या क्रिश्चियन है तो वो उसको शेयर नहीं कर सकता है। वो एक अलग बात है, उसके लिए भी हमारी डिमांड है कि उसको जो है रिलीजियस जो फाउंडेशन है वो खत्म किया। अब आरक्षण पे एक बात बता, आरक्षण की जब बात चल रही थी, जैसे मौलाना आजाद हिफ्जुर रहमान का हमने जिक्र किया, इन्होंने आरक्षण का विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट असेंबली में भी अशराफ वर्ग ने आरक्षण का विरोध किया, क्योंकि आरक्षण वंचित मुसलमानों को मिलता था। वंचित मुसलमान कौन थे? भारतीय मूल के मुसलमान। तो अगर आरक्षण कंटिन्यू होता तो फिर वो बराबरी में आ जाएंगे, जैसे हिंदू समाज भी सवर्णों के साथ बराबरी में आने लगा, वो भी एमएलए एमपी बनने लगे। तो उन्होंने आरक्षण, और बहुत बुरे शब्दों में आरक्षण, आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट असेंबली में जब आरक्षण की बहस देखें तो कुत्ते की हड्डी है, भीख है, इस तरह की बात की गई। ठीक है, एसटी का तो मिल ही रहा था। फिर जब ओबीसी में मंडल कमीशन ने पसमानदा को जब डाला है, वहीं से अशराफ वर्ग ने इसको न्यूट्रलाइज करने की, ईमानदारी की बात ये थी कि जो मुस्लिम समाज को जो लीड करता है, लीड क्लास, उसको बताना चाहिए था कि भाई उर्दू मीडिया को, भाई ओबीसी मुसलमान भी अब तुम लोग इसमें आरक्षण में आ रहे हैं, आरक्षण का लाभ उठाओ। इन्होंने हमें बताया नहीं, और हमें जो आरक्षण मिल रहा है उसको काउंटर करने के लिए वहां से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की गई। आप देखिए 88, 89 के बाद से मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, खूब हल्ला होता था। तो ये हमारे 90% मुसलमानों को पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आप किन मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगे? 10% जो एलिट क्लास है, जो रूरल क्लास है, उसके लिए आप रिजर्वेशन मांगे। उसमें पसमानदा भी नारा लगाता था कि हमको आरक्षण चाहिए, आरक्षण। उस बेवकूफ को पता ही नहीं कि पहले से ओबीसी और एसटी में उसको आरक्षण मिलता है। तो इस तरह से अशराफ वर्ग हमारा शोषण करता है, जो खुलेआम है। अब देखिए उसमें बहुत धोखा दिया, तो उसमें बहुत पसमानदा जांच। मैं बीएससी में जब मेरा एडमिशन हो रहा था, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मैं भी ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, मुसलमान भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। मैं एक पढ़े लिखे घर का हूँ, मेरे पिताजी टीचर, मेरे चाचा जी टीचर। हमारे चाचा जी के दोस्त ने बताया कि इसका ओबीसी में सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना देते हैं, मेरिट में कहीं दिक्कत नहीं होगी, एडमिशन हो जाएगा। तो हमारे चाचा ने कहा कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, और बच्चे हमारे तेज हैं, वो कर लेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अवेयरनेस की कितनी कमी है, कि गवर्नमेंट जिस चीज को दे रही है वो चीज भी हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अशराफ वर्ग बीच में है, वो हमें कंफ्यूज करता है। वो कहता है कि देखो हिंदुओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, मुस्लिम को रिजर्वेशन चाहिए, जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है वो भी धूप में नारा लगा रहा है कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। अब देखिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जब से रिजर्वेशन आया है, तो उसमें अशराफ क्लास भी घुस गया, गरीब दिखा के। ये सऊदी में 20 लाख रुपए कमाते हैं, इंडिया में 8 लाख रुपए का सर्टिफिकेट बनवा के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में घुस जा रहे हैं। जब से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण होगा है, आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग कम हो गई, क्योंकि भाईजान लोगों को भी मिलने लगा ना।
में। अब ये मुस्लिम रिजर्वेशन इनको नहीं चाहिए। वैसी साहब पार्लियामेंट में चीख चीख के कहते थे मुसलमानों रिजर्वेशन चाहिए, मुसलमानों। इस तरह का दोहरा चरित्र है, इस तरह का धोखा, और इस तरह, इसको मैं अशराफ चरित्र कहता हूँ। तो रिजर्वेशन की ये कहानी, रिजर्वेशन पे हमारा, मैं फिर से कहता था, हमारा पहला है कि इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, ये देखे जाना चाहिए कि जो जिसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है उस तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंच रहा है कि नहीं। ओबीसी का हम कैटेगराइजेशन चाहते हैं, कैटेगराइजेशन में वो करेक्शन करके जो वंचित जातियां उनको उस हिसाब से जगह दिया जाए। एसटी जो पहले से हमको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें जो उस कैटेगरी में जैसे मेव है, जैसे मेव हिंदू मेव है तो वो एसटी में आते हैं, मुस्लिम मेव एसटी में, तो वहाँ ओपन है, आप लिस्टिंग करके आयोग बने हुए आसानी से लिस्टिंग की जाती है। शेड्यूल कास्ट का जो है उस पे जो है पैरा 3 के रिलीजियस बाउंड को खत्म करके उसको सेकुलर देश है तो रिजर्वेशन या कोई भी, देखिए इसीलिए हम मुस्लिम ग्राउंड पे कुछ नहीं चाहते, सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड पे अपलिफ्टमेंट कीजिए, चाहे वो आरक्षण देके कीजिए या जैसे भी कीजिए। आप अपलिफ्ट करने का जो भी पैरामीटर बनाए उसमें सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड को रखें, ये देश के लिए भी समाज के लिए भी अच्छा है। और एक जब हम देश सेकुलर है तो सामाजिक न्याय भी सेकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात हो, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात। फिर एक कॉमनल बात हो गई, देखिए अशराफ वर्ग जो है, चाहे इस देश के जो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको जो है कंट्री जो है इंडिया जो है सेकुलर चाहिए, और इंडिया के अंदर जो सोशल जस्टिस है वो कॉमनल चाहिए, यानी सिर्फ हिंदू समाज में चाहिए, मुस्लिम समाज में इनको सोशल जस्टिस नहीं चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने जब से सोशल जस्टिस की बात की मुस्लिम समाज में, आप देख रहे हैं काफी ये पूरा जो खेमा इसमें निगेटिव बहस चल रही है कि इनका मकसद नहीं है, फिर ये करना नहीं चाहते, ये बस ये लोग ऐसे कहते हैं, अगर करना है तो 341 को 341 का पैरा 3 को एबोलिश करके मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी उसमें शामिल कर ले, उसको वो इशू ज्यादा पहले उठा रहे हैं क्योंकि उसमें हिंदू मुसलमान बन रहा है। अशराफ शुरू से इस देश में हिंदू मुसलमान करता है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को जिंदा रखता है। तो 341 का जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसमें हिंदू मुसलमान हो रहे हैं क्योंकि उसमें धार्मिक रिलीजन पाबंदी लगी, तो उसको पहले लाके ये लड़ाना भिड़ाना इस तरह का काम, जो और इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं करना है। जो मुस्लिम नाम से जो संस्थाएं चल रही हैं, अल्पसंख्यक नाम से जो माइनॉरिटी नाम से जो संस्थाएं चल रही हैं, जो अशराफ और जिसको लीड करता है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, उसमें वो पहले अपने जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, उनको भागीदारी दे, फिर गवर्नमेंट से मांगना, तो ये न्याय की बात है। ये आरक्षण पे हमारा ये है। It's an eye-opening. It's extremely insightful what you've just said. So, but going forward, what is the way? अभी हम फंडामेंटलिज्म या फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड की जब एक बात होती है, sometimes there is a certain section of the community that ascribes the entire blame on the entire Muslim community. But from what you've just told me, there is a 90 to 95% of the Muslim community which wants reform, which wants education, which wants good jobs, which wants to move forward and integrate with the local culture. And there has been an active resistance for centuries together now from a particular community. But going forward, what do you think is the steps that the Pasmanda Muslim community must adopt and must actually stand by? In one word answer, I would like to say that social justice. जब सामाजिक न्याय मुस्लिम समाज में आएगी तो और भी जितनी बुराइयां वो उसी से मैनेज हो जाएंगी। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में धोती पहना भी मुसलमान बैठेगा तो अशराफ का जो अरबीकरण वाला सिस्टम है ना, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ शेरवानी टोपी पहने को ही मुसलमान नहीं समझा जाएगा, फिर धोती पहनने वाले को भी मुसलमान समझा जाएगा। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में हमारी मदर साड़ी पहन के जब बैठेगी, हमारी सिस्टर जब साड़ी पहन के जब बैठेगी, तो वो ऐसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सोशल जस्टिस के द्वारा ही हम मुस्लिम समाज की और कुरीतियों को और ये जो अशराफवाद का इम्पोजिशन है, जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। ये सबसे पहला, और मैं इससे ये स्टेब्लिश हो चाहे ना हो, कम से कम मैंने अपने लाइफ का एम बनाया था कि चाय खाने से लेकर पार्लियामेंट तक इस पे डिस्कशन हो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वो वक्त सामने आ गया है। प्रधानमंत्री ने जब से इसको एड्रेस किया, लगातार मीडिया में इस पे बहस चल रही है, और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात हो रही है, और इसी से मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी हम कंट्रोल करें, और इस तरह से और भी जो समस्याएं हैं उसको हम कंट्रोल करें। जब हम आएंगे, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, जब जैसे यूसीसी है, एक उदाहरण के तौर आप यूसीसी पे डिबेट कराते हो, यूसीसी को सरकार लाना चाहती है, तो उस पर जब चर्चा होगी तो आप सिर्फ शेरवानी पहने चंद लोगों को, जो विदेशी मुसलमान, उन्हीं को बुला के आप पूछेंगे, समझेंगे तो गलत डिसीजन लेंगे। आप जो 90% भारतीय मूल का मुसलमान है उसको भी बुला के पूछिए, वो बंगाली मुसलमान थे
बुला के पूछिए, जो धोती पहनता है बंगाली में बोलता है, उस कन्नड़ मुसलमान से भी बुला के पूछिए कि भाई तुम्हारी क्या है, तो वो कहेगा कि हमारे यहाँ तो मामा की लड़की से शादी होती है। वो उत्तर प्रदेश वाला कहेगा कि हमारे यहाँ नहीं होती है। और फिर वो भारतीय मूल का जो पसमानदा है वो कहता है कि नहीं, हम अपनी मदर की जगह दूसरी को नहीं देख सकते, हम नहीं चाहेंगे हमारे पिता दूसरी शादी करें। आप हमसे पूछते ही नहीं हो, आप चंद एलिट क्लास के अशराफ का स्टेटमेंट लेके उन्हीं की मेंटेलिटी से आप हमें भी डील करते हो। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है कि 90% मुसलमान जो भारतीय मूल का है उसकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता, उसके दुख दर्द को कोई सुनना ही नहीं चाहता। पहली बार सरदार पटेल के बाद पहली बार मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री तो पहले है प्रधानमंत्री जिन्होंने सोशल जस्टिस की बात इतने मुखर होके कही मुस्लिम समाज में, और सरदार पटेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो पसमानदा आंदोलन जमातुल मोमिनीन मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से चल रहा था उसको सपोर्ट किया। और उसके दो बड़े कार्यकर्ता नूर मोहम्मद अब्दुल करीम अंसारी को बिहार राज्य में कांग्रेस के अशराफ लीडरशिप के विरोध में जाके उनको जगह दिलवाई कैबिनेट में बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। एक बड़ी बात थी। उस सरदार पटेल के बाद अब ये एक ऐसा नेतृत्व आया इंडिया में जो उस बात को आगे ले जा, इतना बड़ा गैप हुआ आप समझ लीजिए। बीच में सोशल जस्टिस के बीपी मंडल ने जो आरक्षण वगैरह दिया वो भी एक बड़ा है जिससे हमारी स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि फैज साहब, अभी whatever steps are taken in favor of the Muslim community in terms of reforming it, whether it is जब हम यूसीसी की बात करते हैं या abolition of ट्रिपल तलाक, अभी एक नया नैरेटिव है जो मुस्लिम लीडर्स आज सेट कर रहे हैं कि दिस इज अ बीजेपी टैक्टिक टू डिवाइड द मुस्लिम, औरतों को अलग बनाओ और मर्दों को अलग बनाओ, या इन टर्म्स ऑफ क्लास सिस्टम। तो ये नैरेटिव को कैसे काउंटर करें? देखिए वो अशराफ चूंकि शासक वर्ग है और उसका साथ देने के लिए इस देश के सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल लेफ्ट लोग भी हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक बहस में एक लेफ्ट के बहुत बड़ा एक चेहरा इस देश में सेकुलरिज्म के बहुत काम भी किया है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, डॉक्टर वीएन राय जो है पुलिस आईपीएस रहे हैं और वर्धा यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी रहे हैं और प्रगतिशील साहित्यकार का जो संगठन है उसके अध्यक्ष भी हैं। काफी काम किया है उन्होंने और सेकुलरिज्म पे बड़ा काम है। वो जब पसमानदा मुद्दे के बारे में फेवर में बात कर रहे थे कि हाँ मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करना चाहिए, पसमानदा की बात करनी चाहिए, उसी डिबेट में एक दूसरे साहब ने उनको कहा, विभूति नारायण राय जी को, वीएन राय जी को कहा कि आप बिल्कुल भाजपा प्रवक्ता की तरह बात कर, यानी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात कर देने को ही एक ऐसे आदमी जो पूरी जिंदगी लेफ्टिस्ट रहा है, वो लेफ्टिस्ट मशहूर रहा है और उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल के भी काम किया है, दंगे पे बहुत किताबें भी लिखी हैं, तो उनको कह देना। मेरे ऊपर भी आरोप है। देखिए ये आरोप पहले से है कि हम मुस्लिम समाज को पसमानदा आंदोलन बांट रहा है। देखिए मुस्लिम समाज पहले से इतनी तरह से बटा हुआ है, अशराफ ने इसको इतना बांट रखा है कि अब हमारे बांटने के लिए कुछ नहीं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम जाति से जमात की बात कर रहे हैं कि जो डाउन टोडन लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके, इसलिए कहा कि हम मुस्लिम एकता की नहीं, हम पसमानदा एकता की बात करें। तो वो जब आगे आएंगे तो ये इनका, अब ये इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी होना तो ईमानदारी की बात थी कि जो सोशल जस्टिस की पार्टियां इस देश में, उनको मुस्लिम समाज के सोशल जस्टिस को भी एड्रेस करना चाहिए, लेकिन वो मुस्लिम को मोनोलिथ मान के शेरवानी पहनने वाले भाईजान या कोट पैंट पहनने वाले भाईजान या कम्युनिस्ट भाईजान, अशराफ में जो कम्युनिस्ट भी होते हैं वो इस्लाम का इनकार करते हैं, अल्लाह रसूल का इनकार करते हैं, लेकिन वो अशराफवाद और वो मुहर्रम में जाके मातम करते हैं हाय हुसैन, तो वो मुहर्रम मनाना नहीं छोड़ते, क्योंकि मुहर्रम सीधा सीधा सैयदवाद से और जो रेसिज्म से जुड़ा हुआ एक त्योहार क्या है, एक इवेंट है जो हर साल वो उसको रिन्यू करते हैं। तो वो लोग की बात सुन लेना, तो मोनोलिथ मान के उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं को जगह दे के ये सेकुलर जो सोशल जस्टिस की पार्टी में समझते हैं कि हमने सोशल जस्टिस, इसीलिए ये मुस्लिम सांप्रदायिकता और इस तरह की अभी जस का तस बना हुआ है। तो करना तो इनको चाहिए था, लेकिन अब एक मोदी जी ने कह दिया, जिनको राइट विंग और इस तरह की कहा जाता है कि फासिस्ट है, तो ये है वो जो भी आप कह दीजिए, तो इनको तो इसके एक तो इन्होंने किया नहीं, दूसरा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए था। अब दूसरे की ऐसी आलोचना कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को बांटना चाह रहे हैं। अरे बांटने के लिए कुछ बचा हुआ है कि दूसरा बांटेगा? ऑलरेडी शिया सुन्नी वहाबी अशराफ अजलाफ अफजाल में बटा हुआ है, देवबंदी बरेलवी, एक आदमी दूसरे एक संप्रदाय का आदमी दूसरे संप्रदाय की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता है, शादी ब्याह के लिए मना किया गया है, तमाम बंटवारा हो चुका है। हाँ देखिए कोई भी मैंने अभी आई चौक में एक iChowk.in में मेरा एक कल ही छपा है जो पसमानदा नीति है मोदी की, उसमें मैंने एक सोशो पॉलिटिकल एनालिसिस किया है। देखिए कोई भी पार्टी जो होती है जब वो सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का उसको डर होता है, तो वो नए नए जगह तलाश करती है कि हम कहाँ से इसकी भरपाई करें। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी
डेमोक्रेसी इस देश में, तो अपने नए वोटर बनाना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पोजीशन पे है जहां वो अपने पारंपरिक वोटरों के अलावा भी दूसरी जगह के वोटर को अपने साथ जोड़ सकती है। तो उसने पहले हिंदू समाज में सोशल जस्टिस को एड्रेस करके वंचित हिंदुओं को जोड़ा, अब वो वंचित मुसलमानों को जोड़ना चाहती है। तो वो पॉलिटिक्स कर रही है, आप भी पॉलिटिक्स करिए, आपको किसने मना किया? आप भी ये एटीट्यूड तो अभी मेरी बात पूरी हो जाने दे। आप भी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, क्या वो बांटना नहीं है? आप ब्राह्मण और दलित तो नहीं बांट रहे हैं जब आप सोशल जस्टिस की बात करें। यानी हिंदू में सोशल जस्टिस की बात हो रही है तो वो जोड़ने की बात हो रही है, मुस्लिम में सोशल जस्टिस की बात हो रही है तो वो बांटने की बात। पता नहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ के आते हैं। भैया रात है, आप अगर रात कह रहे हो तो ठीक है, हम रात कह दे रहे हैं तो नहीं साहब आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं? पर ये एटीट्यूड तो अभी देखिए मैं एक बात, ये फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास, ये चलना नहीं। इनको ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसान बिल आया था या एनआरसी आई थी या जीएसटी आया था, नोटबंदी का विरोध कर गए और उस पर भाजपा को बैकफुट पे लाने का प्रयास किया। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का ये जो पसमानदा मुद्दा है, इस पे अगर जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल और सोशल जस्टिस की पार्टियां विरोध करती हैं, बुद्धिजीवी विरोध करते हैं, तो वो मुंह की खाएंगे, क्योंकि बहुत जेन्युइन और रीजनेबल ये डिमांड है सोशल जस्टिस की। हिंदू समाज में हो रहा है, मुस्लिम समाज में, इस पे ये स्टैंड ले ही नहीं पाएंगे, ये मुंह की खाएंगे। आप देखो आज ये एटीट्यूड की आप जो बात किया, them being leftist but still hold out of the practices that is very exclusive to the Ashraf community. I think in a way it is also influencing the younger generations. आप JNU की एग्जांपल ले लीजिए, in the name of fighting for Muslims, एक अलग ही मजाक चल रहा है वहाँ पे भी। हमने बताया ना कि वो मुस्लिम को मोनोलिथ बना के, विक्टिम कार्ड दिखा के वो सब काम कर रहा है। इसमें देखना हो कि विक्टिम कौन। इस देश में मुसलमान होने के जितने फायदे हैं सब अशराफ क्लास को होते हैं। इस देश में मुसलमान होने के जितने नुकसान है वो सब पसमानदा उठाता है। दंगे फसाद होते हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता का सारा अशराफ की जो भी गलतियां हैं, जो भी वो बदमाशी करता है, उसका सारा नुकसान पसमानदा उठाता है। कल एक साहब ने एक पोस्ट किया था, एक गरीब पसमानदा ट्रेन में बैठा हुआ था, उसकी फोटो खींच के एक साहब ने फेसबुक पे डाला था ये बम है। तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा, लेकिन अगर वहीं कोई अशराफ बैठा होता है, एसी क्लास रहा होता, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि फोटो खींच के कहे कि बम है। ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता की वजह से मुसलमानों को नेगेटिव इंप्रेशन जो पड़ रहा है, इसी को काउंटर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्नेह यात्रा की बात थोड़ी सी बात लंबी हो जा रही है, तो उसका जो नुकसान हम उठाते हैं और ये बवाल करते हैं, ये बदमाशी करते हैं और सरकार भी इन्हीं को तुष्ट करती है, इन्हीं को सेटिस्फाई करती है। तो वो उस बवाल करके फायदा वो उठाते, नुकसान हम उठाते हैं। हमारे ठेले वाले को लोग मॉब लिंच कर देते हैं, अरे ये मुसलमान है, इसने देश बांटा है, ये मुसलमान है, इसने ये, जितने अशराफ ने बदमाशियां की वो सब हमारे सर पे आ जाता है। और हमको अब वो बड़ा अच्छा एक सिस्टम है कि जब देशज पसमानदा हिंदू से जब लड़ता है तो भाई भाई आपस में लड़ते हैं और उनका जो है उनका जो सत्ता वर्चस्व को बनाए वो मेंटेन आसानी से लड़ा पड़ा। हिंदुओं को आपस में दलित पीछे से लड़ाते हैं, फिर सारे को हिंदू कह के पसमानदा को कहते हैं कि देखो सारे हिंदू है, खराब होते हैं, इनसे लड़ो, ये हमको उससे लड़ाते रहते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए स्नेह यात्रा बहुत बहुत सोची समझी और एक दूरदृष्टि भरी वाली रणनीति। Hopefully that works out and hopefully there will be more reforms in the society going forward. Faiz Saab, it's been an absolute enlightenment talking to you because I feel that a lot of youngsters should know what exactly is going on within the Muslim community, because there are people like you are actively trying to bring about reforms within the Islamic society as well. Thank you so much. And first of all, I'm very sorry. पिछले 2 बार हम जब रिकॉर्ड करने का शेड्यूल किया था कैंसिल हो गया. There were some of the other issues coming up, but I'm really glad we had this conversation. No mention, please. There is no need to mention. Sorry. It's my pleasure to talk with you and your team. मैं तो चाहता हूँ कि ये आवाज जो है ना जगह जगह पूरे देश में इसकी चर्चा हो और इस तरह के चैनलों के माध्यम से चर्चा बढ़ती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। देखिए हमारा मकसद एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा देश बनाना है। उसमें जो भी जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे हमें चर्चा करनी चाहिए, खुले दिल से चलना चाहिए। हमारा कल्चर है शास्त्रार्थ का, हम शास्त्रार्थ के कल्चर में पैदा हुए हैं, सत्यमेव जयते के कल्चर में पैदा हुए हैं, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें शास्त्रार्थ करते रहना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you for tuning in to this episode of the Bharat Varta podcast. If you want to see more content like this, then don't forget to subscribe to our channel. We started Bharat Varta to facilitate long-form discussions on politics, policy, and culture. We don't necessarily endorse anything that was said in this episode. If you wish to offer us feedback, do reach out to us on social media. We are at Bharat Varta on Facebook, Twitter, and Instagram. You could also get in touch with us on our website, www.bharatvarta.in. The links are in the description below.
Until next time, stay safe, take care, and Jai Hind.